नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और हमारे इस कार्यक्रम में यानी कि लीगल हेल्पलाइन में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े हुए कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। और आज हम जमीन अधिग्रहण पर बात करेंगे। जमीन अधिग्रहण का मतलब उस प्रक्रिया से है जिसके तहत केंद्र या राज्य सरकार सार्वजनिक हित से प्रेरित होकर क्षेत्र के बुनियादी विकास, औद्योगिकीकरण या फिर अन्य गतिविधियों के लिए नियम अनुसार नागरिकों की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती है। और इसके साथ ही इस प्रक्रिया में प्रभावित लोगों को उनकी भूमि के मूल्य के साथ उनके पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक कानून से शासित किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य कानून की अनुमति के बिना नागरिकों से उनकी संपत्ति नहीं छीन सकता। न्यायालय ने यह भी कहा है कि कानून से संचालित कल्याणकारी सरकार होने के नाते सरकार संवैधानिक सीमा से परे नहीं जा सकती। ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसे अनेक प्रावधान बनाए गए जिनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार आसानी से भू मालिकों की जमीन बिना उनकी अनुमति के ले सकती थी। भारत में कई अन्य महत्वपूर्ण कानूनों की तरह ही लंबे समय तक भूमि अधिग्रहण के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान बने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का पालन किया गया है। लेकिन भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू होने के बाद नए कानून के अंतर्गत काम हुआ। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में राज्य अथवा केंद्र सरकार के निर्देश पर एक भूमि अधिग्रहण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी के नेतृत्व में प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण कर अधिनियम के अनुच्छेद 4 के तहत आधिकारिक गजट, स्थानीय समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाती है। तो ये थी जमीन अधिग्रहण पर बुनियादी जानकारी। और ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अभिषेक कत्री जी भी जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि अभिषेक कत्री जी संबंधित आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अभिषेक जी इस कार्यक्रम में। और इससे पहले कि उनसे सवाल करें, आपको बता दें कि जमीन अधिग्रहण से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। और अगर आपका जमीन अधिग्रहण से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपको बता दें 7065013841 और 8377009636 यानी कि 7065013841 8377009636 दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए। और भूमि अधिग्रहण से संबंधित अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो हमारे जो खास मेहमान लीगल हेल्पलाइन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं यानी कि अभिषेक कत्री, आप उनसे उस बाबत जानकारी ले सकते हैं। तो अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अधिवक्ता हैं और उसके साथ ही जमीन अधिग्रहण से संबंधित जो कानूनी दावपेच हैं वो आपके साथ वो साझा करेंगे। अभिषेक जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो जमीन अधिग्रहण है इसकी आखिर कानूनी परिभाषा क्या है, कानूनी डेफिनेशन क्या है इसकी जमीन अधिग्रहण की? देखिए, लैंड एक्विजिशन को हमें इस ढंग से देखना चाहिए कि लैंड की जो परिभाषा है, लैंड एक्विजिशन एक गवर्नमेंट का राइट होता है, पब्लिक का राइट होता था लैंड पे। पहले फंडामेंटल राइट था, उसके बाद एक अमेंडमेंट के बाद इसे आर्टिकल 300 में डाला गया। तो अब ये लीगल राइट बचा, फंडामेंटल राइट नहीं बचा। और इसके पीछे कंसेप्ट है, एमिनेंट डोमेन की थ्योरी आती है कि जितनी लैंड है गवर्नमेंट जब चाहे उसका यूज कर सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि जस्ट कंपेंसेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को जिसकी भी लैंड एक्वायर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लैंड कोई आदमी अपनी लैंड देने से मना कर सकता है अगर पब्लिक पर्पज के लिए लैंड की जरूरत है। तो पहले 1894 का जो एक्ट चल रहा था उसमें भी सेम प्रोविजंस थे, लेकिन उसमें बहुत वाइड बना दिया था उसका, इसको पब्लिक पर्पज के लिए कुछ भी लैंड एक्वायर की जा सकती थी। अब पब्लिक पर्पज कहीं डिफाइन नहीं था, उस पे एक एक करके जजमेंट्स आते गए। बहुत लोगों ने पब्लिक पर्पज के लिए चैलेंज किया कि किसी पर्पज के लिए ली जाती थी और किसी दूसरे पर्पज के लिए यूज की जाती थी उसके, क्योंकि सेक्शन 48 में बार था, उसके बाद में रिटर्न हो नहीं सकती एक बार जमीन लेने के बाद। तो इन सारी चीजों को देखते हुए 2013 में ये लाया गया एक्ट, और ये एक बहुत लैंडमार्क एक्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके जो बेसिक प्रोविजंस है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, और एक हर लेवल पे जो पब्लिक की भागीदारी है, सोशल इंपैक्ट, सबसे पहले सोशल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनेगी। कोई भी लैंड एक्वायर कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो उस रिपोर्ट को बनाने में पब्लिक का हियरिंग रहेगी, पब्लिक का पार्टिसिपेशन रहेगा। देखा जाएगा उस प्रोजेक्ट से कितने लोग अफेक्ट होने जा रहे हैं, कितने लोग डिस्प्लेस होंगे, कितनों के रोजगार जाएंगे, उन सबका असेसमेंट किया जाएगा। और ये सारी चीजें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, कंपेंसेशन में ऐड की जाती है। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के बाद में
कई स्टेजेस आती हैं, उसके बाद पब्लिक हियरिंग, पब्लिकेशन होता है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी का, फिर एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाती है, उस एक्सपर्ट ओपिनियन को भी रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद में सेक्शन 11 में आके नोटिफिकेशन इशू होता है, जो पहले सेक्शन 4 में इशू हुआ करता था ओल्ड एक्ट में। फिर उसके बाद सेक्शन 19 में डिक्लेरेशन होगा और फिर अवार्ड होगा। और इसमें जो कंपेंसेशन है, कॉस्ट ऑफ कंपेंसेशन में कितनी पहले के मुकाबले बहुत सारी, पहले सिर्फ मार्केट वैल्यू देना होता था, मार्केट वैल्यू के साथ साथ कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन, बहुत सारी चीजें देनी होती हैं। वो सेक्शन 27 में डिस्क्राइब की गई हैं, वो एक लंबी लिस्ट है। लेकिन यह है कि जो रीसेटलमेंट के लिए बनाया जाएगा प्रोजेक्ट, कहीं अलग कॉलोनी बनाई जाएगी, वहां पे भी सारी एमिनिटीज होनी चाहिए, उन सब का ध्यान रखना है। उसके बाद भी अथॉरिटी अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो उस अथॉरिटी के पास जाते हैं, वहां पे फाइनल अवार्ड बनता है। तो बहुत सारी चीजों का इसमें ध्यान रखा गया है। ठीक है, लेकिन ये जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया होती है, आखिर सरकार ये क्यों करती है? जरूरत क्यों पड़ती है सरकार को जमीन अधिग्रहण की? इस बाबत भी देखिए, अभी आप देख रहे होंगे जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, रोड्स बन रही हैं। जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे रोड के हो या कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना हो, माइनिंग का हो, मतलब बहुत सारे ऐसे पब्लिक पर्पज के होते हैं। अगर एक भी आदमी मना कर दे, सपोज 100 लोगों की जमीन चाहिए, एक भी आदमी मना कर दे मैं तो नहीं दे रहा अपनी जमीन, तो उसके लिए सारा का सारा काम रोक थोड़ी दिया जाएगा। अब इतने बड़े बड़े हाईवेज बने, इतने अब दिल्ली से देहरादून की डिस्टेंस कितनी कम हो गई अगर हम यहां से निकल के जाते हैं तो। ये पॉसिबल थोड़ी था अगर एक्विजिशन की पावर्स नहीं होती गवर्नमेंट के पास। सारी लैंड एक्वायर करनी पड़ती है, वरना तो कोई भी आदमी अटक जाएगा, मैं तो नहीं दे रहा अपनी लैंड। तो ये उनके कहने से ऐसा नहीं होता ना, ये गवर्नमेंट की पावर्स होती है एक्वायर करने की। कंपनसेशन एक दिया जाएगा, अगर डिस्प्लेस हो रहे हैं तो उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा, जॉब भी दी जाएगी, बहुत सारी जो इसमें क्राइटेरिया दिए हुआ है। और लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस 100% उसके ऊपर वो होगा सोल्यूशन। जितना कॉस्ट ऑफ लैंड आएगी, मार्केट वैल्यू निकल के आएगी। मार्केट वैल्यू में भी ये देखना है जो सर्कल रेट्स हैं, जो आसपास की लैंड्स बिकी हैं, उनके हिसाब से मार्केट वैल्यू डिसाइड होगी। उसके ऊपर भी 100% सोल्यूशन, फिर 12% इंटरेस्ट, उसके अलावा रिसेटलमेंट का सारी चीजें हैं या जॉब देने की जो चीजें हैं। तो इतना सब कुछ मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी मना करेगा। आज की तारीख में तो एक्विजिशन बहुत महंगा हो चुका है गवर्नमेंट के लिए, पहले कोई बात अलग थी। बिल्कुल, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है? अगर देखा जाए, अगर सरकार किसी की जमीन अधिग्रहण करती है तो उस बाबत प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है? नहीं, प्रोसेस यही होता है। सबसे पहले सोशल इम्पैक्टमेंट असेसमेंट किया जाएगा, पब्लिक हियरिंग, पब्लिक का देखा जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि कोई अल्टरनेटिव लैंड ऐसी है कि जो मिनिमम पब्लिक को डिस्प्लेस करने से काम चल सकता है। ये जितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सब देखा जाएगा। कितने लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनको क्या क्या अफेक्ट हो रहा है, सबसे पूछा जाता है उस पब्लिक हियरिंग में, और उसका सबका असेस करके उन्हें पेमेंट दिया जाता है। वो एक के बाद एक, सेक्शन 11 में पहले प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन होता है, फिर 19 में डिक्लेरेशन होता है, फिर उसके बाद में नोटिसेस दिए जाते हैं हर एक इंटरेस्टेड पर्सन को। उनका असेस किया जाता है कितने इंटरेस्टेड पर्सन है, कितना कितना कंपेंसेशन बन रहा है। वो जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होता है फिर वो डिसाइड करता है कि इतना इतना कंपेंसेशन दिया जाएगा। और जो पैरेलल प्रोसीडिंग्स चलती हैं, अगर डिस्प्लेस हो रहे हैं तो उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए अलग से लैंड लेके अलग से उनकी कॉलोनी डेवलप की जाती है, वहां की रखा जाता है। उस सबके बाद में कहीं जाके एक्विजिशन फाइनल होता है। बिल्कुल। और ये जमीन अधिग्रहण में सहमति की क्या अनिवार्यता है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है? अगर मान लीजिए सहमति के लिए वो है कि अगर प्राइवेट कंपनीज के लिए हम लैंड ले रहे हैं, कोई ऐसे है जिसमें प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व हैं या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो जहां प्राइवेट कंपनीज के लिए लिया जाता है वहां 80% लोगों की प्रायर कंसेंट जरूरी होती है जिन लोगों की लैंड ली जानी है। और अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लिया जा रहा है तो 70% लोगों की प्रायर कंसेंट चाहिए होती है, तब उसके बाद में ही एक्विजिशन की प्रोसीडिंग शुरू होती है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर सहमति की अनिवार्यता ये पूरी तरीके से डिफाइन होती है। लेकिन अगर कोई सरकार को जमीन नहीं देना चाहता, सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है, तो क्या ऐसे में जिसकी जमीन वो अधिग्रहण कर रही है, क्या वो शख्स मना कर सकता है? उसके पास ये अधिकार है? नहीं, जैसे मैंने बताया, प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन की थ्योरी एप्लीकेबल होती है, जुडिशियल जजमेंट से प्री एस्टेब्लिश थ्योरी है। उसमें इस तरह से मना नहीं करा जा सकता कोई। उसका राइट
सिर्फ कंपेंसेशन लेने का है कि एक्ट के अकॉर्डिंग कंपेंसेशन प्रॉपरली डिसाइड हुआ है या नहीं। यहाँ प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का होता है, उस अथॉरिटी के पास जाया जाता है। पहले के एक्ट में सेक्शन 18 में था कि रेफरेंस जाता था एनहांसमेंट के लिए, या इस समय अभी अथॉरिटी 59 में डिस्क्राइब है, तो उनके पास जाया जाता है। अगर अवार्ड उससे ठीक नहीं लग रहा है कि हाँ मुझे अवार्ड कम मिला है, या मुझे रिहेबिलिटेशन नहीं मिला, या मुझे जॉब नहीं मिली, या स्कीम में किसी लेवल पे कोई कमी रह गई, पब्लिक हियरिंग प्रॉपर नहीं हुई, पब्लिकेशन नहीं हुआ, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेज हैं इस एक्ट में, किसी भी लेवल पे कोई फॉलो नहीं हुआ, उसके लिए जा सकते हैं, वो उसके अधिकार, कंपेंसेशन के लिए जा सकते हैं। वो अधिकार है, हाई कोर्ट में, हाँ वो अधिकार है, हाई कोर्ट में अपील लाई करती है उसके बाद भी, अगर अथॉरिटी के जजमेंट से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन मना करने का ऐसा वो नहीं, मतलब मना नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन हाँ अपनी मर्जी अपनी स्वीट विल से मना नहीं कर सकते हैं। वो अगर देखा जाए तो उसके लिए आप बाकायदा नौकरी के लिए या फिर जो दूसरी जगह आपको घर दिए जाने की बात होती है उस बाबत आप जरूर अगर देखें तो कोर्ट का दरवाजा दूसरी जगह ही नहीं दी जा रही है, उसके अलावा कंपेंसेशन इतना सारा मार्केट वैल्यू से जस्ट डबल, और उसके बाद भी 12% इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें और भी तो दी जाती हैं, खाली एक जगह ही थोड़ी दे दी जाती है। बिल्कुल। और ये जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आखिर ये किस तरीके से निर्धारित होता है, इसका रेट तय कैसे किया जाता है? ग्रामीण और शहरी जमीन के रेट में फर्क होता है क्या, या एक जैसा ही है? जी क्या, किस चीज के लिए? जो ग्रामीण और शहर की जमीन होती है उसके रेट में फर्क होता है क्या, या फिर सेम रेट रहता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है वो, क्योंकि मार्केट वैल्यू जब डिसाइड करते हैं तो मार्केट वैल्यू में यही देखा जाता है कि उस एरिया के सबसे पहला तो क्राइटेरिया यही कि उस एरिया के सर्किल रेट्स क्या है, उसके बाद में उस जगह पे आसपास में जो लैंड्स बिकी होंगी या एग्रीमेंट हुए हैं या सेल डीड हुई हैं, वो कंसीडर की जाती हैं कि 50% है, तो एवरेज एक निकाला जाता है, उसके बेस पे मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है। ऑब्वियसली गांव में जमीनें कम कीमत में बिकती हैं तो उनका मार्केट वैल्यू कम होगा, शहरों में ज्यादा रेट में बिकती हैं तो मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा, उसी के हिसाब से सोल्यूशन 100% उस पर ऐड होगा, तो रेट्स में तो फर्क आएगा ही आएगा। यानी कि रेट जो होता है वो सर्कल के हिसाब से अगर देखा जाए तो तय किया जाएगा। हाँ, वो तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिपेंड करता है, तय होगा। और ये भूमि अधिग्रहण से प्रभावित जो अन्य लोग होते हैं, पुनर्वास की आखिर क्या कानूनी व्यवस्था होती है? बहुत से ऐसे लोग भी इसमें ऐड किए हैं कि जो सपोज अगर उनका वहां रहने का राइट नहीं है लेकिन उनकी रोजी रोटी वहां से चल रही है, तो उन्हें भी कंपेंसेशन दिया जाता है, उसके लिए भी प्रोविजंस यहाँ पे हैं। उन्हें अगर कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई जॉब उसी से चल रही थी या खेती बाड़ी चल रही थी, तो उनको दूसरी जगह जब दिया जाएगा तो उतना उनका इंतजाम किया जाएगा कि उतना उनको मिलता रहे। इसी के लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में बहुत सारी ये सारी चीजें इंक्लूड करनी होती है, और वही 3 लेवल पे तो वही कंसीडर होता है। पहले रिपोर्ट बनेगी, वहां ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, उन सबका पार्टिसिपेशन होगा, उन सबसे मिलके बनाई जाएगी, फिर उस पे एक्सपर्ट ओपिनियन बैठेंगी, एक्सपर्ट अपने रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट तीसरे लेवल पे रिव्यू करती है। तो इस सारे प्रोसीजर को पार करने के बाद एक्विजिशन की प्रोसीडिंग शुरू होती है। बिल्कुल, उसके बाद में सेक्शन 11 में नोटिफिकेशन इश्यू होता है। ठीक है, बिल्कुल। और ये कानून में जो जिक्र किया गया है, कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों के समाधान के लिए अधिनियम की धारा 15 के तहत, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आप कर भी रहे थे, कि कलेक्टर द्वारा सभी विवादों का निपटारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल दें। वो भी टाइम लिमिट फिक्स है हर चीज की। यहाँ पे 11 के बाद में 19 में जो आएगा तो वहां 1 ईयर का टाइम फिक्स है। सब कुछ टाइम लिमिट में करना होता है। 14 में 15 में ऑब्जेक्शंस वगैरह डिसाइड करने हैं, तो उसके लिए भी टाइम लिमिट फिक्स है इसमें। और 19 के बाद जब ऑब्जेक्शंस डिसाइड होंगे, अवार्ड बनेगा, तो उसके लिए भी 1 साल का टाइम लिमिट फिक्स है। उसके अगर एक भी स्टेज पे टाइम लिमिट में जरा सा भी चेंज हुआ या ज्यादा टाइम लगा तो वो प्रोसीडिंग्स वहां लैप्स हो जाती हैं। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, अगर कोर्ट से स्टे वगैरह हो तो उनको एक्सक्लूड किया जाता है उस पीरियड को। अदरवाइज 1 साल का टाइम फिक्स है। नोटिफिकेशन से डिक्लेरेशन में, डिक्लेरेशन से अवार्ड में, ऑब्जेक्शन हियरिंग में। अभिषेक जी, ये जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है 2013, जिसका भी थोड़ी देर पहले आप जिक्र भी कर रहे थे स्टार्टिंग में, खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुफसली कृषि भूमि के अधिग्रहण को प्रोत्साहित नहीं करता है, ऐसा जिक्र है। और इस अधिनियम के अनुसार बहुफसलीय कृषि भूमि का अधिग्रहण केवल विशेष परिस्थितियों में और एक सीमा तक ही किया जा सकता है। इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल दीजिए। हाँ, SC/ST के लिए जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, आप उनकी बात कर रही हैं, उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं इसमें।
कि नॉर्मल केसेस में नहीं किया जाएगा, क्योंकि अधिकतर शेड्यूल्ड एरियाज जो होते हैं फॉरेस्ट एरियाज में अफेक्टेड होते हैं, उनके लिए अलग से शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में प्रोटेक्शन भी है उन एरियाज के लिए। तो वहां पे स्पेशल है, जब बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी हो किसी प्रोजेक्ट के लिए तभी एक्वायर करेंगे, नॉर्मल कंडीशंस में एक्वायर नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर आप देखेंगे सेक्शन 40 में अर्जेंसी के प्रोविजंस हैं। अर्जेंसी पहले सेक्शन 17 में प्रोविजंस हुआ करते थे ओल्ड एक्ट में, तब अर्जेंसी के नाम पे कहीं भी लैंड एक्वायर कर ली जाती थी। अब अर्जेंसी भी डिफाइन कर दी गई है। अर्जेंसी सिर्फ डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए या नेशनल इमरजेंसी, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है उन केसेस में ही अर्जेंसी होती है, या पार्लियामेंट अप्रूव करता है कोई अर्जेंसी है, तब वहां इमीडिएट पोजीशन लिया जाता है। अदरवाइज तो सारा प्रोसीजर फॉलो करना ही करना होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो भी प्रोसीजर उसको फॉलो करना भी अनिवार्य है। क्या सरकार द्वारा भूमि उपयोग की समय सीमा भी तय है और उसके बाद उसका अधिकार जमीन मालिक को पुनः वापस भी कर दिया जाएगा? ऐसा भी कोई प्रावधान है क्या? किस तरह का? जिस तरीके से मान लीजिए सरकार कोई जमीन लेती है और उसका उपयोग करने के बाद क्या जमीन के मालिक को वापसी की जा सकती है वो जमीन? ऐसा भी कोई है प्रावधान? नहीं, वापस करने का कोई प्रोविजन नहीं है। सरकार किसी और पर्पज के लिए यूज कर सकती है, क्योंकि एक बार प्रोसीडिंग्स कंप्लीट ही तब होती हैं जब सारा कंपेंसेशन दिया जा चुका हो। और इतना देने के बाद में ये होता है कि हाँ उसी पर्पज के लिए यूज की जाएगी, लेकिन इन सर्टेन एक्सेप्शंस दूसरे, अगर वो पर्पज फुलफिल हो जाए तब दूसरे पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो अगर एक बार जमीन सरकार के पास आ गई तो फिर वो सरकार के पास ही रहेगी और किसी भी तरीके से वो जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या हम अक्सर देखते हैं और इस बाबत हमारे पास कई खबरें भी निकल कर सामने आती है अभिषेक जी, बड़ी कॉमन सी समस्या रहती है ये कई बार। हाँ बताइए। उसके पीछे एक लॉजिक भी है कि अगर एक बार इतना कंपेंसेशन दे दिया गया, गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर कर ली, आप नॉर्मली आप ये देखिएगा, मैं आपसे कोई लैंड खरीद लूं, आप तो वो पैसा खर्च कर लेंगे कहीं और यूटिलाइज कर लेंगे। मुझे अगर जरूरत नहीं है मैं लैंड आपको लौटाऊं, तो क्या आप वापस में बदले में मुझे वो पैसा लौटा पाएंगे क्या? वो भी नहीं हो पाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर होता है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण। बिल्कुल, लेकिन कई बार हम ऐसी भी खबरें देखते हैं, अक्सर सामने आती हैं कि जो जमीन है गरीब से, किसानों से ले ली जाती है और उस बाबत अभी भी अगर देखा जाए तो चाहे वो कई राज्य हैं वहां पर बाकायदा किसानों का आंदोलन चलता रहता है कि जमीन हमसे ले ली गई है लेकिन मुआवजा हमको उस तरीके से नहीं दिया गया है, जो डेडलाइन निर्धारित की गई थी उस बाबत भी नहीं मिला है। तो ये जो परिस्थितियां खड़ी होती हैं इसके पीछे क्या कारण निकलते हैं और जो कारण है उसका समाधान क्या हो सकता है? नहीं, उसका समाधान तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और अगर नहीं कोई लैप्सिंग हो रही है या अगर टाइम से काम नहीं हुआ और लैप्स हो रहे हैं किसी प्रोविजन में, तो हम सीधे हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और अदरवाइज अथॉरिटी के पास तो पावर्स हैं ही कंपेंसेशन डिसाइड करने की, उसके बाद अपील है। लेकिन अगर किसी लेवल पे भी लग रहा है कि कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है या जो पब्लिक पर्पज सेक्शन 2 में डिफाइन किए हुए हैं, किसी भी पर्पज सिर्फ ऐसे ही नहीं ले लिया जाएगी कि हाँ भाई मन कर रहा है और हम लैंड एक्वायर कर रहे हैं। बाकायदा उस पर्पज, उस सेक्शन 2 में दिए गए जो पर्पजेज हैं उसमें फॉल करना चाहिए और एक प्रॉपर स्कीम होनी चाहिए, इसी पर्पज के लिए ले रहे हैं। अगर वो पर्पज नहीं, उस पर्पज के लिए नहीं है, या हम ये दिखाने में कामयाब हो सकते हैं कि ये पर्पज सुपरफ्लस है, इस तरह का कोई पर्पज नहीं है इनके पास, तो हम उस ग्राउंड पे चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट विल कंसीडर। यानी कि उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल रिव्यू की पावर्स हैं। ठीक है, लेकिन एक जो परिस्थिति देखने को मिलती है, ये देखिए, ये तो ये हुआ कि जिसके पास अपनी जमीन है वो सरकार को देता है नहीं देता है उस बाबत वो एक अलग पहलू आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई जमीन ऐसी होती हैं जो कि उस पर अवैध तरीके से निर्माण कर लिए जाते हैं और वहां पर अगर सरकार को उस जमीन की जरूरत पड़ती है तो जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया है क्या उनको भी किसी तरीके की रियायत मिलेगी या फिर सीधे उनको वहां से हटाकर सरकार अपने तरीके से जमीन इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सेक्शन 27 में ये भी है कि जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए तो स्कीम इन्हें बनानी पड़ेगी एक्वायर करते हुए। बेशक उनका कोई राइट था, लीगल ऑनरशिप राइट्स हैं उस जमीन पे या नहीं है, बिल्कुल, यानी कि उनको देना ही पड़ेगा कंपनसेशन। हाँ। उनको भी रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि उनको भी जो उनकी जरूरतें हैं उसको पूरा करना पड़ेगा सरकार। हाँ, उसको पूरा करना पड़ेगा। और रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज जो बनाई जाती हैं उसमें भी प्रोविजन में मेंशन्ड है कि सारी फैसिलिटीज वहां देनी पड़ेंगी जो नॉर्मल लाइफ के लिए होती हैं, उसमें बकायदा बहुत सारी डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है, अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अजय, पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरी जमीन सन 2000 में एक्वायर हुई थी दिल्ली में रोहिणी स्कीम के अंतर्गत,
2009 में? सन 2000 में। अच्छा, तो 2000। मुआवजा तो हमें मिल गया था, 3 बार तो केस डाला हमने, तो हमारा प्लॉट मिलना था, वो प्लॉट आज तक नहीं दिया डीडीए ने। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस जीत लिया, आईटीआर लड़ाई, उसका ही जवाब दिया उन्होंने, आपको प्लॉट मिलेगा, पर वो प्लॉट दे नहीं रहे डीडीए। ये समस्या अगर कॉमन आप होती है। सुप्रीम कोर्ट, हाँ, अगर आप सुप्रीम कोर्ट से भी केस जीत चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट लगाइए। अब वो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं ना सर, सुप्रीम कोर्ट से, तो वो तो लोग फीस ही बहुत ज्यादा है। वो तो हमने नहीं, नहीं, गाँव ने अगर- इकट्ठा कर दे, पूरे गाँव ने केस डाला था, तो हमें केस जीते थे। तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके फेवर में डिसाइड किया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आपको प्लॉट भी देने के ऑर्डर्स हो चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इस तरह से प्लॉट नहीं किए जा सकते। आप सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कीजिए, आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, जब लेकिन एक बार अथॉरिटीज को आना पड़ता है तब तक वो सारे काम कर चुके होते हैं। हाँ। जब तक कंटेम्प्ट नहीं फाइल होती है, एक जनरल टेंडेंसी होती है, अथॉरिटीज जल्दी से काम नहीं किया करती। ठीक है, उम्मीद है अजय जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन अभिषेक जी, ये समस्या अगर देखा जाए तो कई बार देखने को मिलती है। देखिए, एक तो उनके पास जमीन चली गई, ठीक है, ऊपर से उनको कंपनसेशन नहीं मिला। दूसरा, जो बची कुची पूंजी है वो कोर्ट के चक्कर काटते हुए उनकी निकल गई है, जैसे कि अभी अजय जी की समस्या बनी हुई थी। अभी भी उनको जमीन या कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा है। कोई तो बीच का रास्ता भी इसका होना चाहिए। नहीं, देखिए वो ये उनकी प्रॉब्लम से एक बात बताऊं, उनका लैंड एक्वायर हुई 2000 में। हाँ। और ये एक्ट, नया एक्ट आया 2013 में। पहले इस तरह की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, अभी ऐसा नहीं होता। पहले का मुआवजा मिलने में बहुत साल लग जाया करते थे, और ये भी होता था कंपेंसेशन डिपॉजिट करा है, कहाँ करा है। लेकिन इस एक्ट में है कि डिपॉजिट तुम्हें कोर्ट में करना पड़ेगा अथॉरिटीज को, क्योंकि एक 30-31 के प्रोविजन वहां होते थे। अपॉर्शनमेंट एक चीज और होती है, कई बार डिस्प्यूट होता है लैंड पे, ऑनरशिप के राइट्स हैं किसके। तो जहां डिस्प्यूट है कि कंपेंसेशन जाना किसको है, तो उस सिचुएशन में कलेक्टर के पास पावर्स होती हैं, ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दे पैसा और लैंड एक्वायर कर ले। लेकिन कई जजमेंट्स में आया कि तुम्हें कोर्ट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। यहाँ इस एक्ट में ही है कि तुम्हें अथॉरिटी के पास, अथॉरिटी मींस प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी मींस दैट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल, तो तुम्हें कोर्ट में जमा करना पड़ेगा उतना कंपेंसेशन, और उससे पहले टेंडर करना पड़ेगा इंटरेस्टेड पर्संस को। लेकिन अगर डिस्प्यूट है, इंटरेस्टेड पर्सन का पता नहीं लग पा रहा है, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो कहाँ जाएंगे? तो कोर्ट में डिस्प्यूट जमा कर दिया, उसके बाद में जिसके फेवर में डिसाइड होगा उसको कंपेंसेशन मिल जाएगा। उन केसेस में देर होती थी, देर होती है। और पहले के यहाँ जो सेक्शन 24 है, वहाँ लैप्सिंग के प्रोविजंस हैं। अगर 5 साल हो गए थे तो और अवार्ड के बाद से कंपेंसेशन नहीं मिला है, तो उस सिचुएशन में प्रोसीडिंग्स लैप्स हो जाएंगी, फिर नए एक्ट के अकॉर्डिंग कंपेंसेशन देना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमसे जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इनके साथ।